Good evening. How are you, all of you? I hope you are very well. Today, आज जैसा कि इसके पहले वाले मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में हमने आपको ब्रिटिश के बारे में बताया था, उसके पहले पुर्तगालियों के बारे में बताया था। तो ब्रिटिश के बारे में हमने आपको 1700 ईस्वी तक, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि 1696 में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की जिसको फोर्ट विलियम कहा जाता है। फोर्ट विलियम को 1700 में हेडक्वार्टर अंग्रेजों ने बनाया। मद्रास से अलग बंगाल में एक हेडक्वार्टर अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में बनाया। इसी प्रकार चलता रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आज हम दो टॉपिक पे स्पेशली बात करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड हुआ था 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड हुआ था 1764 में। लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहते हैं, क्यों प्लासी का युद्ध घटित हुआ। वाई डिड प्लासी बैटल वाज हैपेंड, क्यों प्लासी का युद्ध घटित हुआ। तो उसके पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम को हेडक्वार्टर बनाया गया, पूर्वी तट का हेडक्वार्टर बनाया गया मद्रास से अलग करके, ओके। लेकिन इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही मद्रास और बॉम्बे दोनों प्रेसिडेंसी को उसके अंदर लाया गया, उसके परिव्यू में लाया गया। तो इसके पहले 1700 के बाद अंग्रेज अपना सर्वाइव किसी तरह करते रहे, लेकिन वो अपना एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद 1715 ईस्वी में अंग्रेजों ने फारूक सियर के दरबार में एक अंग्रेज को भेजा। उस अंग्रेज सर्जन का नाम था विलियम हैमिल्टन एक सर्जन था। और उस समय 1716-17 में फारूक सियर जैसा कि आप जानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का एक प्रकार से पतन स्टार्ट हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बना। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह शासक बना। उसके बाद जहांदार शाह के बाद फारूक सियर शासक बना। फारूक सियर का जो टेन्यूर था, जो कार्यकाल था, वो 1713 से 1718 तक था। 1717-18 तक उसका कार्यकाल था। तो 1717 में अंग्रेजों ने फारूक सियर के पास एक आवेदन भेजा और उस आवेदन के द्वारा जब अंग्रेजों को पता चला कि फारूक सियर की तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है, फारूक सियर की मतलब स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो उन्होंने एक सर्जन को भेजा जिसका नाम हम आपको जिक्र किए, विलियम हैमिल्टन ने फारूक सियर का 2 बार इलाज किया। एक बार तो इलाज कर दिया तो ठीक हो गया था, फिर कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। फिर दोबारा उसने इलाज किया तो दोबारा फारूक सियर को विलियम हैमिल्टन ने पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। तो इससे फारूक सियर बहुत प्रसन्न हुआ अंग्रेजों के ऊपर। तो उसने 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में एक रॉयल फरमान जारी किया। क्या जारी किया? रॉयल फरमान जारी किया। इस रॉयल फरमान को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और इससे क्या बेनिफिट हुआ? किसको? अंग्रेजों को। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ। तो सबसे पहला तो फारूक सियर ने फ्री ट्रेड राइट, मुक्त व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी में प्रदान किया। उस समय बंगाल सूबा बहुत बड़ा था। उस समय बंगाल सूबा में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आज का बांग्लादेश और असम भी उसमें, और पूर्वी यूपी का भी कुछ पार्ट उसमें सम्मिलित था। तो
फारूक सियर ने तो पहले तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनको दी। उसके बाद दस्तक जारी करने का अधिकार फारूक सियर ने अंग्रेजों को प्रदान किया। दस्तक जारी करने का अधिकार, दस्तक मीन्स एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसको मिला? अंग्रेजों को मिला। ये लाइसेंस किसको जारी करेंगे? दूसरे ट्रेडर्स को जारी करेंगे जो उस क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं अंग्रेजों के अलावा। लेकिन अंग्रेजों को उनसे क्या लेना पड़ेगा? दस्तक लेना पड़ेगा, उसको एक प्रकार से लाइसेंस मान सकते हैं। तो उस लाइसेंस को लेकर ही और दूसरा कोई ट्रेडर्स अंग्रेजों के अलावा उस बंगाल सूबा में व्यापार कर सकता था। क्लियर? उसके अलावा फारूक सियर ने क्वाइन मिंट सिक्के ढालने की अनुमति अंग्रेजों को प्रदान कर दी। बंगाल में सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान करने वाला कौन था? फारूक सियर था। तो ये सब अधिकार रॉयल फरमान फारूक सियर ने जारी कर दिया। उसके बाद 1724 में क्या होता है? 1724 में एक व्यक्ति है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने मुगल सूबा से अलग, मुगल सूबा से स्वतंत्र एक बंगाल सूबा की स्थापना की। मुर्शीद कुली खान, इसका नाम क्या है? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान कौन है? ये बंगाल सूबा का स्वतंत्र संस्थापक है। जब इसने बंगाल की स्थापना की मुगलों से अलग होकर, तो फारूक सियर ने जो अधिकार अंग्रेजों को जारी किया था, तो बंगाल के जो नवाब थे ये फारूक सियर के अधिकार को रिपील करना चाहते थे, उसको समाप्त करना चाहते थे। बट उसको समाप्त करना मुर्शीद कुली खान के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भी उत्तरकालीन मुगल सम्राट दिल्ली से राज कर रहे थे, दिल्ली से अपना राज रूल कर रहे थे। तो ये इतना आसान नहीं था। तो मुर्शीद कुली खान, तो उसके बाद 1737 में एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। 1737 में बैटल ऑफ भोपाल की लड़ाई। बैटल ऑफ भोपाल में मराठों की सेना ने बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में भोपाल में हैदराबाद के नवाब, मुगल सम्राट और राजपूतों की कंबाइंड सेना को बाजीराव प्रथम ने भोपाल के युद्ध में हरा दिया। तो इससे ये चीज कंफर्म हो जाता है कि मुगलों का वास्तविक पतन देखा जाए तो बैटल ऑफ भोपाल के बाद स्टार्ट होना शुरू हुआ है। वैसे तो मुगलों का पतन 1707 में औरंगजेब के बाद ही स्टार्ट हो गया था, बट बैटल ऑफ भोपाल के बाद इस पे एक प्रकार से मुहर लग जाती है। उसके बाद 1739 में एक होता है बैटल ऑफ करनाल का युद्ध। बैटल ऑफ करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने, जो ईरान का शासक था, उसने मुगल साम्राज्य को छिन्न विछिन्न कर दिया। उसने मुगल साम्राज्य, उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, और जो मोहम्मद शाह रंगीला का टेन्यूर था, जो कार्यकाल था, उसका कार्यकाल था 1719 से 1748 तक। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने बैटल ऑफ करनाल के युद्ध में दिल्ली को पूरी तरह लूट लिया, दिल्ली में पूरी तरह कत्लेआम मचा दिया। तो इससे मुगलों की प्रतिष्ठा पे जबरदस्त धक्का लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैटल ऑफ करनाल के बाद बैटल ऑफ गिरिया हैपेंड हुआ। बैटल ऑफ गिरिया किसके किसके बीच हुआ था? तो बैटल ऑफ गिरिया जो मुर्शीद कुली खान बंगाल का स्वतंत्र नवाब था, इसका एक लड़का था सरफराज खान। सरफराज खान
और अली वर्दी खान के बीच ये युद्ध हुआ था। और उसमें अली वर्दी खान ने मुर्शीद कुली खान के पुत्र सरफराज खान को हरा दिया और उसका वध करके 1740 में बंगाल का नवाब कौन बन जाता है? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान 1740 में बंगाल का नवाब बन जाता है। 1740 से इसका कार्यकाल था 1756 तक। इसका नाम था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, अली वर्दी खान इसका नाम था। बड़ा इंटरेस्टिंग रूलर था ये आने के बाद ही फारूक सियर ने जो रॉयल फरमान ग्रांटिंग दिया था अंग्रेजों को, जो व्यापार में कंसेशन, क्वाइंटमेंट की फैसिलिटी और चार्टर जारी करने का अधिकार जो भी दिया था, उसको ये तुरंत रिपील करना चाहता था, तुरंत इसको समाप्त करना चाहता था, तुरंत इसको अबोलिश करना चाहता था। कौन? अली वर्दी खान। बट अली वर्दी खान और अंग्रेजों के बीच एक क्लैश बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्यों क्लैश बढ़ना स्टार्ट हो गया? क्योंकि अली वर्दी खान अंग्रेजों के फ्री ट्रेडिंग राइट को फिनिश करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था। ओके, तो इसी तरह ये चलता रहा और 1756 तक अली वर्दी खान रूलर था। और 1756 के जून में 2-3 घटनाएं हुई जो कि प्लासी के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, एक इंपॉर्टेंट रीजन था। और क्या कारण था प्लासी के युद्ध के? कॉजेज ऑफ प्लासी वॉर। कॉजेज ऑफ प्लासी वॉर। प्लासी वॉर का कारण आप लोग तो ये जानते होंगे, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, कौन जीता, उसके बाद की स्थिति बंगाल में क्या क्या घटित हुई, इसके बारे में जानते होंगे। बट क्या रीजन था, क्या कारण था कि प्लासी का वार हैपेंड हुआ? तो जो फर्स्ट रीजन था, इंक्रोचमेंट ऑफ ट्रेडिंग राइट, इंक्रोचमेंट और मिसयूज, चाहे जो कहिए, इंक्रोचमेंट ऑफ ट्रेडिंग राइट। फारूक सियर के फरमान के द्वारा अंग्रेजों को जो व्यापार का राइट मिला था, अंग्रेज उस व्यापार के राइट का मिसयूज कर रहे थे। और जो उनको दस्तक जारी करने का अधिकार हुआ था, अंग्रेज दस्तक जारी करने का अधिकार प्राइवेट लोगों को भी जारी कर देते थे, जिससे अंग्रेजों का कोई वास्ता नहीं था। और अंग्रेज अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ट्रेडिंग राइट का बहुत ज्यादा मिसयूज करते थे। फर्स्ट रीजन ये था। सेकंड रीजन जो था, बिल्डेड ऑफ फोर्ट विलियम सराउंडेड एरिया विदाउट नवाब परमिशन, दरअसल बिना नवाब की आज्ञा के ही अंग्रेज फोर्ट विलियम के आसपास के एरिया में एक निर्माण कार्य कर रहे थे बिना नवाब की अनुमति के, क्योंकि फोर्ट विलियम के आसपास के एरिया को वो फोर्टिफाइड करना चाहते थे, उसको किलेबंदी करना चाहते थे। क्योंकि उसी समय आप जानते होंगे कि 1756 से 1763 तक अंग्रेजों और फ्रांस के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसको सप्तवर्षीय वार कहते हैं, उसको 7 ईयर्स वार कहते हैं। उस वार की वजह से अंग्रेज फ्रांसीसियों से एक प्रकार से डिफेंस के लिए
फोर्ट विलियम के आसपास के एरिया को फोर्टिफाइड करना चाहते थे विदाउट परमिशन ग्रांटेड बाई नवाब, बिना नवाब के परमिशन के। सेकंड रीजन ये था। और थर्ड रीजन क्या था? देखिए, फर्स्ट रीजन क्या है? इंक्रोचमेंट ऑफ ट्रेडिंग राइट्स। जो फारूक सियर ने ट्रेडिंग राइट अंग्रेजों को प्रदान किया था 1717 के रॉयल चार्टर के द्वारा, उस ट्रेडिंग राइट का अंग्रेज मिसयूज कर रहे थे। उसके बाद जो थर्ड रीजन है, दरअसल उस समय नवाब उस समय बन गए थे 1756 में सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का एक दुश्मन था कृष्णा दास। उस कृष्णा दास को अंग्रेजों ने शरण दे दिया था नवाब सिराजुद्दौला के बिना इच्छा के। नवाब सिराजुद्दौला का कौन एनिमी था? कृष्णा दास। और कृष्णा दास को शरण कौन दे दिया था? अंग्रेजों ने। जिससे क्या हुआ? सिराजुद्दौला इंफीरिएटेड हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। तो थर्ड रीजन ये है, गिविंग शेल्टर टू कृष्णा दास। कृष्णा दास एक पर्सन था जिसके नवाब से कोई माधुर्य संबंध नहीं थे, जिससे नवाब से कटुता थी, बट अंग्रेजों ने इसी कृष्णा दास को शरण दे दिया, जिससे नवाब क्रुद्ध हो गया। तो ये तीन रीजन आप देख रहे होंगे। फर्स्ट रीजन ट्रेडिंग राइट का मिसयूज, सेकंड रीजन फोर्ट विलियम के आसपास किले बंदी करना फ्रांसीसियों से रक्षा करने के लिए, और थर्ड रीजन गिविंग शेल्टर टू कृष्णा दास। कृष्णा दास को शेल्टर प्रदान करना, उसको एक आश्रय प्रदान करना, यह भी नवाब को क्रुद्ध कर गया, उसको क्रोधित कर गया। ओके, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। तो इसके बाद नवाब ने जून 1756 में फोर्ट विलियम को सीज कर दिया। फोर्ट विलियम को सीज कर दिया, उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, और उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए फोर्ट विलियम के आसपास सारे निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया, जिससे अंग्रेज बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड हो गए। तो उसके बाद एक घटना होती है 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें क्या होता है कि नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को 146 व्यक्ति को उसी फोर्ट विलियम किले के अंदर एक 12x16 के रूम में 146 आदमियों को कैद कर दिया। और जून का मौसम तो जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है जून के मौसम में। तो उस गर्मी और सफोकेशन की वजह से जब सुबह उसका दरवाजा खोला गया तो 146 में 123 पर्सन का डेथ हो गया। मीन्स 146 आदमियों को जिसको सिराजुद्दौला ने कैद किया था, उसमें 123 आदमियों का डेथ हो गया। ये किसके अनुसार बताया गया है? अंग्रेजों के अनुसार। ये कोई 100% ट्रू फैक्ट नहीं है, बट अंग्रेजों ने इसको बढ़ा चढ़ा के बताया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट जो किताब में लिखा गया है आप उसको ही एक्सेप्ट करिएगा। कहीं कहीं ये आंकड़ा कम दिखाया गया है। जैसे आप जदुनाथ सरकार की किताब पढ़ेंगे तो उसमें 80-89 व्यक्ति दिखाए गए हैं, और कहीं कहीं आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ेंगे तो उसमें 123 व्यक्तियों को डेथ दिखाया गया है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग हो। तो इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा क्रुद्ध हुए, और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय मद्रास के फैक्ट्री में था। वो कहाँ था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था, जो मद्रास की कंपनी है। वहां से 3 लाखों जहाजी बेड़ा लेके हुगली चला, कलकत्ता आया, और उसने भी अंग्रेजों को, ये सिराजुद्दौला को काफी तंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से
फरवरी 1757 में अंग्रेजों और जनवरी 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौते को कहते हैं अलीनगर की टिटी। अलीनगर ये टिटी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। दरअसल उस समय कलकत्ता का नाम अलीपुर रख दिया गया था, उसी वजह से कुछ क्षणों के लिए कलकत्ता का नाम अलीपुर रख दिया गया था, जिसकी वजह से इसको अलीनगर टिटी कहा जाता है। इस टिटी के द्वारा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को जितने 1756 के पहले के जो राइट थे उस राइट को रिस्टोर कर दिया, उस राइट को पुनः दिलवा दिया। किसको? अंग्रेजों को। किसने? सिराजुद्दौला ने। तो अलीनगर की टिटी द्वारा अंग्रेजों के सभी पुराने राइट को फिर सिराजुद्दौला ने वापस दिलवा दिया। तो ऐसे ही घटना होती चली गई। उसके बाद मई 1757 में एक व्यक्ति है, बंगाल का बड़ा धनी व्यक्ति था, जगत सेठ। बहुत धनी व्यक्ति था ये। अगर ये आज की तुलना किया जाए मुकेश अंबानी, गौतम अडानी से, तो उस समय के हिसाब से मुकेश अंबानी, गौतम अडानी से भी धनी था। वो यहां तक कि दुनिया में बड़े बड़े व्यापारियों को भी ये कर्ज देता था। तो ये जगत सेठ नवाब सिराजुद्दौला से इसके बड़े अच्छे संबंध नहीं थे। इसके संबंध नवाब सिराजुद्दौला से कटता पूर्ण थे। ठीक, तो इसने क्या किया? इसने जगत सेठ ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को पैसे से मदद की, और इसी जगत सेठ ने जो नवाब सिराजुद्दौला का मेन कमांडर था मीर जाफर, उसको भी घूस दिया, और उसका सेकंड कमांडर था राय दुर्लभ। मीर जाफर, राय दुर्लभ ये लोग क्या थे? ये लोग नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे, ये क्या थे? कमांडर थे। तो इनको भी घूस देने वाला कौन था? जगत सेठ। तो जगत सेठ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, मीर जाफर, राय दुर्लभ ने चारों ने मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। क्लियर? तो उसके बाद इसको घूस देने के बाद और सारा रणनीति नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ बनाने के बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध घटित हुआ, और इस युद्ध में मीर जाफर और राय दुर्लभ जी नवाब सिराजुद्दौला के आर्मी के साथ तो युद्ध के मैदान में गए। प्लासी कहाँ है? प्लासी पश्चिम बंगाल में है। ये हुगली नदी के बाएं तट पर है, भागीरथी नदी जिसको कहते हैं, उसके बाएं तट पे है। तो इस प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला की सेना और लॉर्ड कॉर्नवालिस की सेना आमने सामने थी। मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये जो कमांडर थे, इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, उसके साथ टीचरस किया, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला के साथ केवल एक व्यक्ति वफादारी से नवाब सिराजुद्दौला के साथ केवल एक व्यक्ति वफादारी के साथ केवल लड़ा था। उसका नाम था मीर मदान। मीर मदान सिंगल पर्सन who fight with अंग्रेज with his full potential। तो मीर मदान ही ऐसा व्यक्ति था जो नवाब सिराजुद्दौला के साथ पूरी निष्ठा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। दरअसल 4 घंटे के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के उपरांत, वहां बहुत भयानक बारिश हुई, और इस बारिश की वजह से जो नवाब सिराजुद्दौला के पास गोले बारूद थे
उसको ढकने के लिए नवाब सिराजुद्दौला ने कोई प्रबंध नहीं किया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और इसके विपरीत अंग्रेजों ने अपने गोले बारूद को ढकने के लिए प्लास्टिक का प्रबंध किया था। और जब बारिश समाप्त हुई तो नवाब सिराजुद्दौला के पास जो गोले बारूद थे वो सब तो भीग गए थे, बट जो गोले बारूद अंग्रेजों के पास थे उसमें अंग्रेजों ने उसको पन्नी के द्वारा, प्लास्टिक की पन्नी के द्वारा उसको बारिश से बचा लिया, जिसकी वजह से बारिश के समाप्त के बाद के युद्ध में अंग्रेजों ने भरपूर गोलेबारी का यूज किया और नवाब सिराजुद्दौला के गोलेबारी पानी के भीजने की वजह से वो बेकार हो गए, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला को एक शर्मनाक हार झेलना पड़ा। और नवाब सिराजुद्दौला के हार के बाद एक मीर जाफर का पुत्र था, मीरन, इसने नवाब सिराजुद्दौला का सर धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध में आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार धोखेबाजी का सहारा लेकर, कूटनीति का सहारा लेकर सिराजुद्दौला को हरा दिया और अंग्रेजों का भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया, किसकी जगह? सिराजुद्दौला की जगह। तो मीर जाफर के भी अंग्रेजों से कोई संबंध बहुत लंबे समय तक अच्छे नहीं थे, क्योंकि मीर जाफर को भी अंग्रेज पपेट बनाना चाहते थे, एक पालतू बनाना चाहते थे। एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज कहे वही मीर जाफर फॉलो करे। तो जिससे धीरे धीरे मीर जाफर अंग्रेजों से पूरी तरह उब गया, केवल 1-1.5 साल के अंदर। 1758 के लेट नवंबर दिसंबर आते आते मीर जाफर ने डचों के पास एक संदेश भेजा और डचों से कहा कि आप बंगाल में आइए और जो है यहाँ अंग्रेजों का ट्रेडिंग पर, व्यापार पर एक मोनोपाली है, एकाधिकार है, इसको आप आइए समाप्त करिए। मीर जाफर ने संदेश भेजा डचों को। तो डच कौन है? हॉलैंड वाले, नीदरलैंड वाले। तो डचों ने अपनी सेनाएं वहां जावा से बुलाई, जावा जो कि इंडोनेशिया में है। तो 1759 में एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बेदारा। कब हुआ? 1759। इस युद्ध में, बैटल ऑफ बेदारा में, इसको हुगली का भी युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ बेदारा, क्योंकि जो चिंसुरा है, चिंसुरा डचों की ट्रेडिंग कंपनी थी बंगाल में और चिंसुरा नजदीक है हुगली के। और जो बेदारा है, बेदारा भी एक प्लेस है चिंसुरा के पास। तो तीनों प्लेस, हुगली, चिंसुरा और बेदारा, एक दूसरे के मतलब एडजेसेंट हैं, सटे हुए हैं। तो जिसकी वजह से इसको बैटल ऑफ बेदारा भी कहते हैं, बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहते हैं, बैटल ऑफ बेदारा भी कहते हैं, बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहते हैं और बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर डचों का एक प्रकार से प्रभुत्व इंडिया से समाप्त कर दिया। तो इसके बाद डचों और अंग्रेजों में एक समझौता हुआ। तो डचों ने इसके बाद अपना सारा ध्यान इंडोनेशिया की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दिया और अंग्रेज इंडिया की तरफ। तो बैटल ऑफ बेदारा के बाद मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच रिश्ते खराब होने शुरू हुए। तो जिसकी वजह से अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर कासिम भी 1-2-3 साल तो ये भी ठीक था, बट 1763 आते आते ये भी अंग्रेजों से पूरी तरह रुष्ट हो जाता है, पूरी तरह नाराज हो जाता है कि ये चला आता है अवध में ये मिलता है नवाब शुजाउद्दौला से
और मुगल सम्राट शाह आलम से ये दिल्ली में मिलता है। तो इन तीनों की कंबाइंड सेना, किसकी किसकी कंबाइंड सेना? मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों की कंबाइंड सेना और अंग्रेजों की सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, इन दोनों की सेनाएं कहां मिली? बक्सर में। बक्सर कहां है? बिहार में है, गाजीपुर से सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जिसको बक्सर कहते हैं, बड़ा फेमस डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। तो बक्सर में मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेनाएं और हेक्टर मुनरो की सेनाएं आपस में एक दूसरे से इनकाउंटर हुआ, बट अंततः जीत मिली हेक्टर मुनरो को। इन तीनों की कंबाइंड सेना को हार मिली, जिसकी वजह से अब भारत में अंग्रेजों का साम्राज्यवाद स्थापित करने का सपना पूरी तरह साकार होना शुरू हो गया। तो इसके बाद 1765 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये कब होता है? 1765 में। लिखे तो है इसको, 1765 में ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो ट्रीटी होता है, एक तो अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच होता है। पहला किसके किसके बीच होता है? कॉर्नवालिस नहीं, शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला और किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच। उस समय अंग्रेजों का कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि 1764 में ही हेक्टर मुनरो इंग्लैंड चला गया था। 1765 में दोबारा रॉबर्ट क्लाइव इंडिया आया। तो रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच समझौता हुआ? पहला समझौता शुजाउद्दौला के बीच। तो पहले समझौते के थ्रू, शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के समझौते के थ्रू, पहला इलाहाबाद के समझौते के थ्रू, इलाहाबाद का एरिया, इलाहाबाद का एरिया अवध के नवाब ने, इलाहाबाद के एरिया को अवध के नवाब ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 1765 से 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद के किले में थे। ओके, 1765 से 1772 तक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद के किले में थे। 1773 में महादजी सिंधिया जो कि मराठा पेशवा था, उन्होंने इलाहाबाद के किले से शाह आलम द्वितीय को निकालकर फिर दोबारा दिल्ली की गद्दी पर उनको बैठाया। तो पहला समझौता क्या था कि शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद के एरिया को किसको दे दिया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। ओके, उसके बाद जो दोबारा था इंडेमनिटी के रूप में, मतलब कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेजों को 26 लाख रुपए युद्ध पूर्ति के रूप में देना था। इसके अलावा बनारस का जो एक जमींदार था बलवंत सिंह, उसको नवाब शुजाउद्दौला बनारस का एरिया बलवंत सिंह को देने के लिए राजी हो गए थे। राजी क्या हो गए थे? हार गए थे बक्सर के युद्ध में। समझौते के थ्रू बनारस का एरिया भी बलवंत सिंह को, अंग्रेजों को, बलवंत सिंह को अवध के नवाब शुजाउद्दौला को देना पड़ा। तो ये तीन समझौते हुए।
नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अब देखिए जो दूसरा समझौता होता है, पहला तो होता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेजों के बीच, रॉबर्ट क्लाइव के बीच। जो दूसरा समझौता होता है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो दूसरे समझौते के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी की राइट है, राजस्व वसूली की जो राइट है, वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दे दिया और इसके बदले में अंग्रेज 26 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, 26 लाख रुपए का पेंशन किसको देने के लिए राजी हुए? शाह आलम द्वितीय को। और युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए सेना के रखरखाव खर्च के लिए 53 लाख रुपए शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों को देना था। मतलब पहला तो समझौता शाह आलम द्वितीय के साथ ये हुआ अंग्रेजों का, रॉबर्ट क्लाइव का, कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी की राइट है, राजस्व वसूली की राइट है, वो अंग्रेजों को मिल गया। दूसरा ये कि अंग्रेजों ने इस दीवानी की राइट को सुनने के एवज में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 27 लाख रुपए, कहीं कहीं 26 लाख लिखा रहता है, कहीं कहीं 27 लाख, तो 26-27 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गए। और तीसरा ये जो युद्ध हुआ कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए, मुगल साम्राज्य के सिंहासन की रक्षा के लिए, वार इंडेमिनिटी के लिए अंग्रेजों को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 53 लाख रुपए देने के समझौता हुआ। इसलिए समझौता हुआ इसके बदले में अंग्रेज मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको रक्षा प्रोवाइड करेंगे इस 53 लाख रुपए बदले के। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं 1765 की दीवानी की राइट मिला, बट जो फौजदारी का राइट था तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के ही इवज में था, लेकिन जो दीवानी का राइट था वो अंग्रेजों ने पा गया। तो वास्तविक अधिकार 1765 के इलाहाबाद की टिटी के द्वारा अंग्रेजों को मिल गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1757 के प्लासी के युद्ध, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की वास्तविक स्थापना भारत पर स्थापित होना प्रारंभ हो गया। और ये धीरे धीरे आते आते 1818-17 तक थर्ड एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार 1799 तक अंग्रेज पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। तो आज का क्लास हम यही फिनिश करते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस टॉपिक को डीपली समझे होंगे। हम इसको आपको डीपली समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं और इसका नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे आपको जब ये मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद। तो आज का लेसन यही समाप्त करते हैं। सो आई विल मीट यू एट नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।